नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है समास। समास को अंग्रेजी में कंपाउंड कहते हैं। और याद रखिएगा, समास का जो सामान्य अर्थ होता है वो क्या होता है, संक्षिप्त होता है, शॉर्ट होता है। ठीक है, समास का सामान्य अर्थ कई दफ़ा पूछा गया है कि संक्षिप्त होता है, और इसको ये भी याद रखिएगा संक्षेप भी कहा जाता है। अब चलिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। देखिए, अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके नए शब्द बनाने की प्रक्रिया क्या होती है, समास कहलाती है। यानी कि कोई भी वर्ड, भारी भरकम अगर वर्ड है, अगर हम उसको संक्षिप्त रूप में, शॉर्ट रूप में लिख देते हैं तो वो क्या हो जाता है, हम लोगों का समास हो जाता है। ठीक है, अब दूसरे अर्थ में समझ जाइए कि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना भी समास कहलाता है। यानी कि कम से कम शब्द, ऐसे शब्द जिसमें क्या होता है, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अगर अर्थ निकल रहा है तो वो भी शब्द क्या हो जाएगा, समास कहलाता है। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समास की प्रक्रिया से बनने वाले शब्द को क्या कहते हैं, समस्त पद कहते हैं। ये भी याद रखिएगा, समस्त पद, समस्त मतलब संपूर्ण और पद मतलब होता है शब्द। तो संपूर्ण शब्द, समास की प्रक्रिया से बनने वाले जो भी शब्द होते हैं उसको क्या कहते हैं, समस्त पद कहा जाता है। जैसे देखिए, देशभक्ति, देशभक्ति, मुरलीधर, राम लक्ष्मण, चौराहा, महात्मा तथा रसोई घर, ये सब क्या होगा, समस्त पद होगा। ये हालांकि हम लोगों का समास का उदाहरण है, आगे जानेंगे कि ये कौन कौन से समास का उदाहरण है, लेकिन समस्त पद ये हो जाएगा। अगर यह आपसे पूछा जाएगा कि देश के लिए भक्ति का समस्त पद क्या हो जाएगा, तो वहाँ पे होगा देशभक्ति। मुरली के लिए धड़, यानी कि मुरली धारण किए हैं जो, उसका समस्त पद क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा मुरलीधर हो जाएगा। राम और लक्ष्मण, इसका समस्त पद क्या हो जाएगा, तो राम लक्ष्मण हो जाएगा। ठीक है, समस्त पद याद रखिएगा, संपूर्ण वर्ड को कहते हैं समस्त पद। ठीक है, देशभक्ति, मुरलीधर, राम लक्ष्मण, चौराहा आदि। अब देखिए, समस्त पद के बाद एक आता है समस्त विग्रह। विग्रह, देखिए समास में आपको समस्त पद देखने को मिलेंगे, और समस्त पद का जो होता है एक विग्रह भी होता है। तो वहाँ से भी प्रश्न आपके मिलते ही हैं। तकरीबन 3 से 4 क्वेश्चन आपको वहाँ से मिलेंगे, चाहे आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं या KVS की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो समास से प्रश्न आता ही आता है। देखिए, समस्त पद का विग्रह करके उसे पुनः पहली वाली स्थिति में लाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, समास विग्रह कहते हैं। जैसे मैंने ऊपर बताया था, देशभक्ति, तो देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति को क्या कहते हैं, देशभक्ति। मुरली को धारण, तो क्या हो जाएगा, मुरलीधर। ये क्या, देखिए यहाँ पे है ना, देश के लिए भक्ति, तो ये क्या हो गया, हम लोगों का समास विग्रह ये कहलाता है। यानी कि जब हम वर्ड को क्या कर देते हैं, विग्रह कर देते हैं, यानी कि उसको अलग अलग रूप में, अलग अलग फॉर्म में डाल देते हैं। जैसे देशभक्ति को हमने क्या किया, देश के लिए भक्ति, ऐसे करके अगर लिख दिए तो वो क्या होगा, समास का विग्रह हो जाएगा। फिर मुरली को धारण किया हुआ क्या हो गया, मुरलीधर, ये हम लोगों का समस्त पद होगा, और ये क्या होगा, समस्त विग्रह हो जाएगा। इस हिसाब से जो भी रहे ना, तो वो हम लोग जानेंगे समास विग्रह है, और इस हिसाब से जो भी रहे तो उसको हम जानेंगे वो समस्त समस्त पद है। देखिए यहाँ पे है ना, राम और लक्ष्मण, तो ये समस्त विग्रह हो गया हम लोगों का, और राम लक्ष्मण क्या हो गए, समस्त पद हो गए। 4 राहों का समूह समस्त विग्रह हो गया, और इसका क्या हो गया, चौराहा। 4 राहों का समूह क्या कहलाता है, चौराहा कहलाता है। महान है जो आत्मा क्या कहलाता है, महात्मा। रसोई के लिए घर क्या होता है, रसोई घर। ठीक है, अब देखिए समास के भेद। समास के भेद वैसे मुख्यतः 6 ही होते हैं। अब एक समास को हटा दिया गया है, लेकिन मैंने यहाँ पे एक उसको भी इंक्लूड किया है, क्योंकि ये देखिए जो आपका जो अंत वाला है नए समास, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन आपके एग्जाम में अगर पूछा जाए कि समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तो आप आपको क्या डालना है, 6 ही डालना है। ठीक है, 6 ही डालना है। ये मैं इसको क्या कहते हैं, ये नए समास है ना, इसको समझाने के लिए मैंने, अगर मान लीजिए यहाँ से प्रश्न बन गए तो आप कैसे डील कर पाइएगा, तो इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। लेकिन क्वेश्चन में अगर आपके आए कि समास के कितने भेद होते हैं, तो 6 ही होते हैं, याद रखिएगा 6 होते हैं। देखिए, सबसे पहले समास के जो भेद होते हैं, सबसे पहला मुख्य होता है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास और अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास ये भी समास है, लेकिन ये मतलब इसको हटा दिया गया है।
और लेकिन फिर भी यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। अगर ऑप्शन में रहे आपके साथ तो साथ दे दीजिएगा, लेकिन मुख्यतः इसका मुख्य जो समास का भेद होता है छ ही होता है। ये मैंने समझाने के लिए यहाँ पे ऐड किया है इसको। अब जानिए तत्पुरुष समास क्या होता है। तत्पुरुष समास यहाँ से कई दफ़ा प्रश्न आया है तत्पुरुष समास से। समास में अगर प्रश्न आता है तो यहाँ से ज़रूर प्रश्न आता है तत्पुरुष समास। देखिए, जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है। इस देखिए तत्पुरुष समास को पहचानने का मेन मुख्य तरीका यही है कि इसमें क्या होता है, कारक चिन्ह होता है। कारक चिन्ह जानते ही होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए आपादान से संबंध काके की अधिकरण में पर ये सब होता है। क्या होता है, कारक चिन्ह होता है। तो जब ये कोई भी वर्ड मिले और उसमें क्या होता है, ये लुप्त कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है तो उसे आप तत्पुरुष समास के अंतर्गत रख दीजिएगा। और ये याद रखिएगा, इसका उत्तर पद यानी कि पहला पद जो होता है उसका प्रधान होता है। ठीक है, उत्तर पद प्रधान होता है उसमें। अब देखिए, जैसे देखिए यहाँ पे उदाहरण समझिए। तुलसी कृत, तुलसी से कृत, सड़ाहत, सड़ से आहत, राह खर्च, राह के लिए खर्च। यहाँ पे आप गौर कर रहे होंगे, यहाँ पे इसका विग्रह करने के बाद ये देखिए आपको से मिलेगा, यानी कि है ना, ये कारक चिन्ह है। से क्या है, कारक चिन्ह है। से यहाँ भी है कारक चिन्ह, के लिए ये भी है क्या, कारक चिन्ह है। तुलसी कृत, तुलसी से कृत, शराहत, शराहत, सर से आहत, राह खर्च, राह के लिए खर्च। यदि आपको कारक चिन्ह किसी भी वर्ड में मिले तो वो अपने आप तत्पुरुष समास के अंतर्गत आ जाता है। राजा का कुमार, यहाँ पे भी है राजा का कुमार, का है यहाँ पे तो राजकुमार, राजा का कुमार, वो भी होगा तत्पुरुष समास। अब देखिए थोड़ा तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं, इसको भी समझ लीजिए, क्योंकि आपका ये KVS का एग्ज़ाम हाई लेवल का एग्ज़ाम होता है। तो ये नहीं कि आपके ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ तत्पुरुष समास के सामान्य अर्थ से ही पूछा जाएगा, सामान्य परिभाषा से ही पूछा जाएगा। तो आपका तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, ये भी जानना आवश्यक है। सबसे पहला देखिए तत्पुरुष समास का, अभी हम लोग समास के भेद पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोगों ने पढ़ा तत्पुरुष समास क्या होता है। अब तत्पुरुष समास के कुछ भेद भी हैं, ये भी आप जान लीजिए। सबसे पहला होता है कर्म तत्पुरुष, फिर है करण तत्पुरुष, फिर है संप्रदान तत्पुरुष। ये कारक की विभक्तियों के आधार पे लिखा गया है। कारक के जो भेद होते हैं, कर्ता छोड़ के सभी होते हैं। कर्ता, कर्म, देखिए कर्ता छोड़ दीजिए, यहाँ पे कर्म हो गया, करण हो गया, संप्रदान हो गया, आपादान हो गया, संबंध हो गया और अधिकरण हो गया, है ना। हम लोगों ने पढ़ा है कि कारक का क्या होता है, कारक के जो भेद होते हैं कितने होते हैं, कारक के भेद कितने होते हैं, 8 होते हैं। लेकिन यहाँ पे कर्ता नहीं होगा और संबोधन भी नहीं होगा, बाद बाकी जो भी है इसमें वो सभी होगा। तो कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। अब जान लीजिए कर्म तत्पुरुष को आप कैसे पहचानिएगा, इसकी परिभाषा को नहीं याद रखिएगा, सिर्फ याद रखिए कर्म में कौन सी विभक्ति लगती है। तो कर्म में जो विभक्ति लगती है वो क्या होती है, को लगती है। आपके सामने अगर ऐसा शब्द आए जिसमें को का लोप हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। कई बार क्या हुआ है, एग्जाम में पूछा है कि कर्म तत्पुरुष कैसा कौन है। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि तत्पुरुष समास कौन है, ये पूछा जाएगा कि कर्म तत्पुरुष कौन है। तो जब आप समास का विग्रह कीजिएगा, समस्त पद का विग्रह कीजिएगा, उसमें अगर आप को का लोप हो, को अगर उसमें गायब हो या को छिपा हुआ हो, तब क्या हम लोग जानेंगे कि वो कर्म तत्पुरुष है, जिसको द्वितीय तत्पुरुष भी कहते हैं, याद रखिएगा। इसमें को विभक्ति लगती है। जैसे देखिए यहाँ पे स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त मतलब स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त में क्या छिपा हुआ है, को छिपा हुआ है। तो स्वर्ग प्राप्त यहाँ पे है ना, को लगा है तो क्या हो जाएगा, वो कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। कष्ट ये कष्टापत्र, कष्ट को प्राप्त, कष्टापत्र क्या हो जाएगा, कष्ट को प्राप्त पत्र। आशातीत, आशा को तीत, यहाँ पे देख रहे होंगे कि को विभक्ति लगी है तो वो हो जाएगा कर्म तत्पुरुष। अब चलते हैं करण तत्पुरुष पे। करण तत्पुरुष क्या होता है, इसमें करण कारक की विभक्ति में क्या होती है, कर्ता ने कर्म को करण से होती है ना, तो इसमें अगर आपको से विभक्ति मिले तो वो हो जाएगा करण तत्पुरुष। जैसे देखिए वाग युद्ध,
वाग युद्ध, वाक से युद्ध। आचार कुशल, आचार से कुशल। तुलसी कृत, तुलसी से कृत। कपड़ छन्ना, कपड़े से छना हुआ। मुँह मांगा, मुँह से मांगा हुआ। तो ये क्या हो जाएगा, इस हिसाब का जो भी आपका मिले तो वो होगा करण तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष, अब संप्रदान तत्पुरुष को क्या कहते हैं, चतुर्थी तत्पुरुष। इसमें क्या होता है, संप्रदान के लिए होता है ना, संप्रदान के लिए। तो अगर किसी भी वर्ड का अगर आप विग्रह कर रहे हैं तो उसमें के लिए आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि देशभक्ति, देशभक्ति कौन सा समास है, तो वो हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष। अगर ऐसे ही आपसे पूछा जाए कि कौन सा तत्पुरुष है, सिंपल से पूछा जा रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, सिर्फ तत्पुरुष हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आपसे ऑप्शन में कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, तो उस हिसाब से आपको चुनना होगा संप्रदान तत्पुरुष। क्योंकि संप्रदान तत्पुरुष में क्या होता है, संप्रदान तत्पुरुष में क्या होता है, के लिए का लोप रहता है, यानी कि छिपा हुआ रहता है। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति है ना। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। फिर है रसोई घर, रसोई के लिए घर। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। राह खर्च, राह के लिए खर्च। पुत्र शोक, पुत्र के लिए शोक। स्नान घर, स्नान के लिए घर। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, यानी कि यहाँ पे भी के लिए, यहाँ पे भी के लिए, कहीं भी आपको के लिए मिले तो वो हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष। अब है हम लोगों का आपादान तत्पुरुष। आपादान तत्पुरुष में क्या होता है, पंचमी तत्पुरुष। इसमें क्या होता है, याद रखिएगा, से विभक्ति लगती है। और ये भी याद रखिएगा, देखिए कर्ता ने कर्म को करण से, कर्म में भी से विभक्ति लगती है और आपादान तत्पुरुष में भी से विभक्ति लगती है। लेकिन यहाँ पे ये याद रखिएगा, जब कभी भी अलग होने का भाव होता है, यानी अलग होने का भाव जिस शब्द से हो तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपादान तत्पुरुष और वहाँ पे से विभक्ति लगती है। अब देखिए जैसे उदाहरण, दूरागत, दूरागत दूर से आगत। जन्मांध, जन्म से आंध या अंधा जिसको कहते हैं, जन्म से आंध। रन विमुख, रन से विमुख। देश निकला, देश से निकला। काम चोर, काम से चोर, यानी काम से चोर, यानी काम से जी चुराने वाला। नेत्रहीन, नेत्र से हीन। यहाँ पे क्या अलगाव की दृष्टि होती है, अलगाव मतलब नेत्र से हीन है, उसके पास नेत्र है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये सब आपादान का आपादान तत्पुरुष हो जाएगा। अब है संबंध तत्पुरुष। अब है संबंध तत्पुरुष। देखिए खष्टी तत्पुरुष, इसमें क्या होता है, का के की लगा होता है, का के की लगा होता है। जिस भी वर्ड का विग्रह करते समय आपको का के की मिले तो वो हो जाएगा संबंध तत्पुरुष। जैसे देखिए विद्या, विद्याभास, तो विद्या का आभास यहाँ पे है ना, का है। सेनापति, सेना का पति। पराधीन, पराधीन के अधीन, पड़ा के अधीन, पराधीन, पड़ा के अधीन यानी कि दूसरों के अधीन। राज दरबार, राजा का दरबार, यहाँ भी का लगा है। का के की अगर लगा हो तो वो हो जाएगा क्या हो जाएगा, कौन सा था, संबंध तत्पुरुष। श्रमदान, श्रम का दान। राजभवन, राजा का भवन। राजपुत्र, राजा का पुत्र। देश रक्षा, देश की रक्षा। शिवालय, शिव का आलय। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, संबंध तत्पुरुष। अब है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष क्या होता है, ये सप्तमी तत्पुरुष होता है। इसमें याद रखिएगा, इसमें में और पढ़ लगा रहता है। में पढ़ जिस भी विग्रह करने, जिस भी वर्ड में में पढ़ लगे मतलब विग्रह करके मिले तो वो क्या हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा मिस टाइप हो गया है, ये नहीं होगा, ये संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये है गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, में है ना, में विभक्ति है। नरोत्तम, नर में उत्तम, में लगा हुआ है। जिसमें में और पर हो तो वही हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। दानवीर, दान में वीर। शोकमग्न, शोक में मग्न। लोकप्रिय, लोक में प्रिय। कला श्रेष्ठ, कला में श्रेष्ठ। आनंद मग्न, आनंद में मग्न। तो ये क्या हो जाएगा, हम लोगों का अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। अब लोग हम पढ़ेंगे समास के दूसरे भेद जिसको कहते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है देख लीजिए।
जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद उत्तर पद में उपमान उपमेय अथवा विशेषण विशेष्य हो। देखिए इतना परिभाषा याद करने की कोई आवश्यकता नहीं, इसमें ये याद रखिएगा जिस शब्द में उपमा आपको मिले, उपमा या तो उपमा मिले या किसी की उपमा दी जा रही हो, या मतलब वो स्वयं ले रहा हो उपमा या किसी को दे रहा हो उपमा। उपमा मतलब समान के, तुम चंद्रमा के जैसे लग रही हो, तुम इसके जैसे लग रही हो। अगर इस हिसाब का कोई भी वर्ड मिले तो वो क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। उपमान उपमेय तथा विशेषण विशेष्य भी मिलता है, यानी कि गुण वाले वर्ड भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। देखिए, और ये भी याद रखिएगा दूसरे शब्दों में कर्ता तत्पुरुष को ही कर्मधारय कहा जाता है, कर्ता तत्पुरुष। और इसकी पहचान करने की जो ट्रिक है, इसको पहचान करने की ट्रिक है क्या है, विग्रह करने पर दोनों पद के मध्य में क्या आ जाएगा, में है जो, के समान है जो। ठीक है, तो इस हिसाब का जो भी आपको मिले तो वो कर्मधारय हो जाएगा। अगर आपको विग्रह कोई भी वर्ड मिलता है, अगर देखिए नवयुवक, यहाँ पे देखिए नवयुवक, तो नव है युवक जो, नव है जो युवक, या नव है युवक जो, तो नव युवक। यानी आपको विग्रह करने पर अगर में है जो और के समान आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। देखिए जैसे पीताम्बर, पीत है अंबर जो, पीताम्बर पीत है अंबर जो। यहाँ पे देखिए ये कई बार आया है कि बहुव्रीहि समास में इसको रख दिया गया है, लेकिन ये बहुव्रीहि समास नहीं है। पीत है अंबर जो, इसका अगर आप विग्रह करके देखेंगे तो पीत है अंबर जो, तो क्या हो जाएगा, पीताम्बर हो जाएगा। ठीक है, परमेश्वर है जो, परमेश्वर, परम है जो ईश्वर, तो क्या हो जाएगा, परमेश्वर। नील कमल, नील है जो कमल, तो क्या हो जाएगा, नील कमल। महात्मा, महान है जो आत्मा, तो क्या हो जाएगा, महात्मा। कनकलता, कनक की सी लता, कनकलता, कनक की सी लता। सी, देखिए अगर विग्रह करने में सा से सी भी आ जाए ना तो वो भी हो जाएगा हम लोगों का कर्मधारय समास। प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय, यहाँ पे बोले थे कि जो मतलब के समान, उस के समान और मतलब सा से सी लगे तो वो सभी शब्द कौन से हो जाएंगे, वो कर्मधारय समास हो जाएंगे। देहलता, देहलता, देह रूपी लता। लालमणि, लाल है जो मणि। नीलकंठ, नील है जो कंठ। महादेव, महान है जो देव, तो वो क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास होगा। और कर्मधारय समास से कई बार प्रश्न आया है। ये कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास एक नहीं समझ लीजिएगा। देखिए यहाँ पे बहुव्रीहि समास में और कर्मधारय समास में आप लोग अंतर समझ जाइएगा। इसमें बस विग्रह करके आपको नील है जो मतलब है जो समान और उपमा अगर मिले या सा से सी मिले या उसके जैसा उसके जैसी अगर मिले तो क्या हो जाएगा, वो कर्मधारय समास हो जाएगा। अब देखिए द्विगु समास, नाम से स्पष्ट है द्विगु, इसमें क्या है, संख्या है। तो जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाची हो, इसको याद नहीं करना है, इसमें ये याद रखना है कि कोई भी ऐसा पद जिसमें क्या होता है, संख्या रहता है, तो वो हो जाता है द्विगु समास। ठीक है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे सप्त सिंधु, तो 7 सिंधुओं का समूह। मैंने क्या बताया, द्विगु समास में जैसे ही आपको नंबर मिले ना, जैसे ही नंबर आपको देखने को मिले वर्ड में, तो वो वैसे ही आप टिक लगा दीजिएगा, वो द्विगु समास हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सप्त सिंधु, 7 है, 7 सिंधुओं का समूह को क्या कहते हैं, सप्त सिंधु। सप्त मतलब 7। दो पहाड़, इसमें भी क्या है, 2 लगा है, 2 पहाड़ों का समूह, 2 पहाड़। जैसे ही आपको वर्ड में संख्या मिले, नंबर मिले, तो वो क्या हो जाएगा हम लोगों का द्विगु समास। त्रिलोक, तीनों लोकों का समाहार। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। फिर है दुअत्री, 2 आनों का समाहार। देखिए 2 इसमें भी छिपा है। फिर है पंजाब, 5 आबों यानी 5 आब, आब मतलब होता है नदियाँ, 5 नदियों का समूह पंजाब कहलाता है। पंचरत्न, 5 रत्नों का समूह पंचरत्न कहलाता है। नवरात्रि, नवरात्रि, नवरात्रियों का समूह। यहाँ पे नवरात्रि क्या, नव मतलब नया नहीं समझ जाइएगा, नव मतलब क्या होता है, हम लोग मनाते हैं 9 दिन का नवरात्रि, उसको ही कहते हैं नवरात्रि। तो इसमें भी संज्ञा छुपी है 9 की, तो ये हो जाएगा द्विगु समास। त्रिवेणी, 3 वेणियों यानी 3 नदियों का समूह, तो त्रिवेणी। सतसई, 700 दोहों का समूह सतसई हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया द्विगु समास हम लोगों का। अब है बहुव्रीहि समास, बहुत ही महत्वपूर्ण। देखिए बहुव्रीहि समास क्या होता है,
समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो तब उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसको ऐसे याद रखिएगा, जब कभी भी आपको सामान्य अर्थ छोड़ के विशेष अर्थ देता है तो वो क्या हो जाता है, बहुव्रीहि समास होते हैं। और ये भी याद रखिएगा, जितने भी आपको योगरूढ़ वाले जितने भी शब्द मिले तो वो भी हो जाएंगे आपके बहुव्रीहि समास। क्योंकि योगरूढ़ भी क्या होता है, योगरूढ़ भी होता है कि सामान्य अर्थ को छोड़ के विशेष अर्थ प्रकट करता है तो योगरूढ़ होता है। जैसे दशानन, 10 हैं आनन जिनके, अर्थात किसको कहा जाता है, रावण को कहा जाता है। तो समान अर्थ छोड़ के क्या होता है, विशेष अर्थ वहाँ पे प्रकट होता है तो वो हो जाएगा बहुव्रीहि समास। देखिए जैसे देख लीजिए पंकज, पंक में पैदा हो जो, तो क्या होता है, अर्थात कमल। पंकज अर्थात कमल, तो पंक में पैदा हो जो कमल। अनहोनी, न होने वाली घटना अर्थात कोई विशेष घटना को अनहोनी कहते हैं। निशाचर, निशा में विचरण करने वाला अर्थात क्या हो जाता है, राक्षस हो जाता है। अब है चौलड़ी, 4 है लड़ियाँ जिसमें, अर्थात माला। देखिए जैसे ही अर्थात हो जाएगा ना, जैसे ही अर्थात विशेष अर्थ हो जाएगा, यानी इसका विशेष अर्थ क्या प्रकट कर रहा है, यहाँ पे माला प्रकट कर रहा है। तो क्या होगा, चौलड़ी क्या हो जाएगा, 4 हैं लड़ियाँ जिनकी, अर्थात माला। फिर है विषधर, विष को धारण करने वाला क्या हो जाएगा, सर्प हो जाएगा। विष को धारण करने वाला अर्थात सर्प। मृग नयनी, मृग के समान नयन है जिसके, अर्थात सुंदर स्त्री। त्रिलोचन, 3 लोचन हैं जिसके, अर्थात शिव। यहाँ पे देखिए आप कहिएगा इसमें तो 3 है, 3 है, तो ये कैसे नहीं होगा द्विगु समास। तो ये द्विगु समास इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे विशेष अर्थ दे रहा है, विशेष। शिव तो विशेष है, सामान्य तो है नहीं। तो इसके लिए क्या होगा, जब कभी भी कोई भी वर्ड से विशेष अर्थ निकले तो वो क्या हो जाएगा, हम लोगों का ऑलरेडी वो चला जाएगा बहुव्रीहि समास में। ठीक है। अब है महान वीर हैं जो, अर्थात कौन होते हैं, हनुमान। महान वीर कौन कहलाते हैं, महावीर हनुमान कहलाते हैं। तो ये भी है ना, महावीर अर्थात हनुमान, यानी विशेष अर्थ देता है। फिर है दशानन, 10 आनन हैं जिनके, अर्थात रावण। लंबोदर, लंबा उदर है जिनका, अर्थात गणेश। चंद्रशेखर, चंद्र है जिनके माथे पर, अर्थात शिव। तो याद रखिएगा, सामान्य अर्थ छोड़ के जैसे ही विशेष अर्थ देता है तो वो बहुव्रीहि समास कहलाता है। और अगर शब्द की बात करें तो वो योगरूढ़ शब्द भी कहलाता है। याद रखिएगा, योगरूढ़ शब्द और बहुव्रीहि समास कहीं ना कहीं एक ही होते हैं। अब है द्वंद्व समास, हम लोगों का द्वंद्व समास। देखिए यहाँ पे भी बहुत ही महत्वपूर्ण है द्वंद्व समास, कई बार पूछा गया, जिसमें दोनों पद प्रधान हो। याद रखिएगा, दोनों पद प्रधान हो और उसका विग्रह करने पे बीच में और आए, अथवा आए, या आए, एवं आए, तो वो हो जाएगा द्वंद्व समास। इसमें ये याद रखिएगा, दोनों पद प्रधान है, यानी कि कोई एक पद प्रधान या एक शब्द प्रधान नहीं होगा। जैसे देखिए यहाँ पे रात दिन, तो रात और दिन, रात और दिन, यहाँ पे क्या है, प्रधान रात भी महत्वपूर्ण है और दिन भी महत्वपूर्ण है ना। रात ही महत्वपूर्ण हो और दिन महत्वपूर्ण नहीं हो तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो जहाँ पे दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण हो, दोनों शब्द महत्वपूर्ण हो, तो वो क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हम लोगों का हो जाएगा। और इसको पहचानने की एक बेस्ट ट्रिक ये भी है कि इस वर्ड के पीछे इस वर्ड के बीचों बीच क्या होता है, संयोजक चिन्ह लगा रहता है। लेकिन कई वर्ड ऐसे भी होते हैं जिनमें संयोजक चिन्ह अब जानबूझ के लगा दिए जाते हैं विद्यार्थियों को भड़वाने के लिए, भ्रामक स्थिति उत्पन्न करने के लिए। तो ये ऐसे क्या करना है आपको, वहाँ पे आपको विग्रह कर लेना है। अगर विग्रह में और आ रहा है, या आ रहा है, अथवा आ रहा है, तभी आपका द्वंद्व समास होगा, अथवा वहाँ पे नहीं होगा द्वंद्व समास। ठीक है। देखिए रात दिन, रात और दिन। सुख दुख, सुख और दुख, हमारे लाइफ में, हम लोगों के लाइफ में क्या है, सुख और दुख का भी महत्व है। सुख अगर है तो दुख भी कभी न कभी क्या होता है, आता ही है। तो दुख होता है तो सुख भी होता है। तो वही है कि दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण है। तो क्या हो जाएगा, हम लोगों का सुख दुख द्वंद्व समास हो जाएगा। दाल चावल, दाल और चावल, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ दाल ही खा लें या चावल नहीं खाए। तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे हमें दोनों चीज़ें चाहिए, तो दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण है। तो क्या हो जाएगा, दाल चावल द्वंद्व समास हो जाएगा, यानी दोनों पद प्रधान हैं। भाई बहन, भाई और बहन है ना, दोनों महत्वपूर्ण है। तो वहाँ पे हो जाएगा भाई और बहन द्वंद्व समास। माता पिता, माता और पिता, ये भी हो जाएगा द्वंद्व समास है ना। माता और पिता दोनों जरूरी है हम लोगों के लिए।
तो फिर ऊपर नीचे, ऊपर और नीचे ये भी हो जाएगा। देखिए ऊपर नीचे संयोजक चिन्ह है ना, यहाँ पे ऊपर और नीचे दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। गंगा यमुना, गंगा और यमुना, तो ये सभी सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, द्वंद्व समास हो जाएंगी। अब है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास ये हम लोगों का अंतिम है। अव्ययी भाव समास देखिए इसे पहचानने का एक तरीका हम बता दे रहे हैं, यहाँ से भी प्रश्न आते ही हैं। अव्ययी भाव का लक्षण है जिसमें पूर्व पद की प्रधानता और समसामयिक समासिक या समास पद अव्यय हो। अवयव मतलब जो कभी बदलता नहीं है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जो कभी ना बदले उसे अव्ययी भाव समास भी कहते हैं, या जिसका पूर्व पद प्रधान होता है। ये यहाँ पे देखिए इसको पहचानने का बेस्ट तरीका है। देखिए पहले परिभाषा समझ लीजिए। जिस समास का पहला पद प्रधान हो या अवयव हो तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। देखिए पहचान का तरीका है, इसमें आपको एक तो उपसर्ग आपको मिलेगा। उपसर्ग हम लोगों ने उपसर्ग की क्लास आएगी बहुत जल्द, इसके बाद उपसर्ग का क्लास करवा देंगे। देखिए इसको पहचानने का तरीका होता है, इसके स्टार्टिंग में उपसर्ग, मतलब स्टार्टिंग में ही उपसर्ग लगता है, होता है ना। यानी उपसर्ग किसे कहते हैं, जो शब्द के पहले आकर उसका हाव भाव चेंज कर देता है, यानी कि उसका अर्थ चेंज कर देता है। तो इसको पहचानने का जो तरीका है, पहला पद इसका हमेशा उपसर्ग रहता है, ठीक है। पहला पद हमेशा याद रखिएगा इसका उपसर्ग होता है। और ये अनु, जैसे देखिए अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर आदि, ये सब क्या है, उपसर्ग है। अनु भी उपसर्ग है, आ, प्रति, भर और ये सभी उपसर्ग नहीं है, ये सभी उपसर्ग है। तो एक तो सबसे पहले याद रखिएगा, ये उपसर्ग वाली जो भी वर्ड आपको मिलेंगे तो वो अव्ययी भाव समास अपने आप हो जाएगा। और इसमें यथा, यावत, हर ये चीज़ें भी रहती हैं तो वो भी हो जाएगा अव्ययी भाव समास। जैसे देखिए यहाँ पे प्रतिदिन, दिन दिन, प्रतिदिन को क्या कहते हैं, इसका विग्रह कीजिएगा तो दिन दिन, प्रतिदिन, है ना। तो यहाँ पे प्रति भी देखिए, यहाँ पे प्रति है ना, उपसर्ग लगा है। यथा विधि, विधि के अनुसार। यथा क्रम, क्रम के अनुसार। यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। बेख टके, बिना खटके, बेखबर, बिना खबर के। रातों रात, रात ही रात। देखिए यहाँ पे आप कहिएगा रातों रात, तो ये इसको देखिए भरमाने के लिए आपको क्या एग्जाम ऐसे देगा रातों रात में। ये एग्ज़ाम में आया था जब हम लोगों ने सीटेट दिया था, तो उस समय भी आया था रातों रात, ऐसे दे दिया था। तो अब हम लोग तो पढ़ के गए थे जहाँ पे संयोजक चिन्ह हो तो वो उसको हम लोग क्या कहेंगे, द्वंद्व समास के अंतर्गत लाते हैं। लेकिन हम लोग जो डीपली बच्चे पढ़ के गए थे, मान लीजिए संयोजक चिन्ह वाले प्रश्न या मतलब समास को डीपली पढ़ के गए थे, तो वो रातों रात को क्या किए, अव्ययी भाव समास में टिक किए। लेकिन जो पढ़ के नहीं गए थे, संयोजक चिन्ह सीधे पढ़ के गए थे कि हाँ भाई संयोजक चिन्ह वाले शब्द को ही क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। तो ऐसा नहीं है। आपको भरमाने के लिए बोर्ड क्या करता है, आपको ऐसे वैसे प्रश्न करके घुमा करके प्रश्न देते हैं। लेकिन आप अगर डीपली पढ़ के जाइएगा तो वहाँ पे क्या होगा, आपको यही बेनिफिट मिलता है। एक एक नंबर आपका एग्जाम का बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो रातों रात का हम लोगों ने क्या किया, विग्रह किया, तो इसमें क्या आ गया, रात ही रात। रात ही रात में रातों रात का विग्रह हो जाता है। तो इसका विग्रह हम लोगों ने द्वंद्व समास में पढ़ा है कि और अथवा या लगता है अगर विग्रह करते हैं तो। लेकिन रातों रात में विग्रह करते हैं तो रात ही रात होता है। तो हम लोगों ने क्या कहा कि भाई ये अव्ययी भाव समास होगा, ये नहीं होगा। हालांकि हम लोग पढ़ के गए थे डीपली तो वहाँ पे हम लोग गलती नहीं किए। लेकिन कई बोर्ड में कितने मतलब जब एग्ज़ाम का रिजल्ट आया तो सभी ने ये बताया था कि रातों रात में हम लोगों ने द्वंद्व समास दिया था, तभी हम लोगों का गलत हो गया जब आंसर कीज लोगों ने मिलाया था। तो ये गलती नहीं करिएगा। इस हिसाब के क्वेश्चन बनते हैं, तो इस हिसाब के क्वेश्चन डीपली पढ़ के जाइए, तभी आपको वहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन बनेंगे। फिर है देखिए कानो कान, यहाँ पे भी बोर्ड क्या करेगा, कानो कान है, यहाँ पे बीच में संयोजक चिन्ह लगा देगा। संयोजक चिन्ह जानते होंगे, इसको कहते हैं संयोजक चिन्ह, माइनस की तरह जो होता है, मतलब अब बीच में रहता है, जैसे माता पिता, है ना। तो कानो कान, तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे, इसका भी विग्रह करेंगे, कान ही कान में हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का अव्ययी भाव समास होगा। भूख मरा, भूख से मरा हुआ। आज जन्म, जन्म से लेकर, तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का अव्ययी समास हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आता है और अगर आपके लिए ज़रूरी लगता है और दूसरों के लिए भी ज़रूरी लगता है तो वहाँ पे ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। और क्या बताएं, चलिए आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छे से हो जाए
और आप लोगों का ये 2023 सिलेक्शन वाला साल हो, यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।